ओके, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से है। आपके 4 तो इन्होंने बता रखे हैं इसमें सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो 4 सेक्शन हमारे पहले भी हुआ करते थे और अभी भी होंगे। यहाँ पे हमारे 33 क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर होंगे, जिसमें पहले जो 14 क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चन जो ए सेक्शन में आने वाले हैं, वो 1 मार्कर है, ठीक है। और उसमें से 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें से उन्होंने आपको क्वेश्चन बना के देंगे। जैसे आपको उस पैराग्राफ को, जैसे अनसीन पैसेजेस होते थे जब इंग्लिश के एग्जाम में, तो उस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन है 1 मार्क के, और उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। असर्शन एंड रीजन अभी पिछले साल वाले पेपर में नहीं था, वो इस साल वाले पेपर में आया है। ओके, सेक्शन बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन है और सारे के सारे 2 मार्क क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। फिर सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑफ 3 मार्क्स, मतलब वेरी शॉर्ट नहीं, ये हो गए शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 मार्क्स के हैं। तो 15 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पे कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दी हुई है, इंटरनल चॉइस दी हुई है। इंटरनल चॉइस मतलब कि एक क्वेश्चन है, उसका और पार्ट करके आपको दिया जा सकता है, और उस और पार्ट में से आप 2 क्वेश्चन में से, जैसे क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक पार्ट होगा और उसके साथ और करके दिया होगा। उन दोनों में से आप चूज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और साथ में डायग्राम्स भी आपको बनाने ही इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। अब देखिए, एक एक करके हम लोग और बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए देखिए, और साथ में अगर आप आंसर करना चाहते हो, अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है। तो इफ एनीवन वांट टू आंसर, दे कैन। बताइए कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद क्यों होता है। प्रोसीड का मतलब होता है बाद में। हाँ जी, बताइए मेहल। स्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए। देखिए, ठीक बोला आपने। होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब कुछ रिजर्व फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो हमारा एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन गुआवा फ्रूट। 76 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। एनीवन? 76 सीड्स हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, जल्दी बताइए। देखिए भाई, 76 सीड्स हैं, तो 76 ही हमारे यहाँ पे एग होने चाहिए। गॉट इट? तो 76 एग को बनाने के लिए आपके कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, और 76 पॉलन्स को बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, वो आप काउंट कर लीजिए सबसे पहले। तो 76 एग में मतलब एक मियोटिक डिवीजन जब भी होता है, मतलब जो एग फॉर्म होते हैं वहां पे देखो, पॉलन के केस में तो क्या होता है कि एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो हमारे 4 पॉलन ग्रेन को बना देती है, 4 पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। और अगर मैं मेगास्पोर की बात करूं, तो मेगास्पोर में हमारे एक मेगास्पोर मदर सेल केवल एक ही फंक्शनल एग को बनाती है, बाकी 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे
एग फॉर्मेशन के लिए 76 मियोटिक डिवीजन चाहिए, और स्पर्म के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए 76 को 4 से। सर 19। अजय बेटा 19। 19, तो ये हो जाएगा हमारा 76 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 19 मियोटिक डिवीजन ये हो गए। आ रही है बात समझ में? तो 76 प्लस 19 कितने होंगे आपके? 76 प्लस 19, 95 टोटल आपको मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी 76 सीड्स को बनाने के लिए। बाकी अगर गैमेट्स के बारे में पूछा जाता तो गैमेट्स आप बताते कितने। अगर मैं गैमेट्स की बात करूं तो कितने गैमेट इन्वॉल्व होंगे भाई 76 सीड्स को फॉर्म करने के लिए? इसका आंसर कोई बताना चाहेगा? अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और मैं यहाँ पे मियोटिक डिवीजन की जगह गैमेट्स इन्वॉल्व कर दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं उसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ऐसा होगा कि अगर गैमेट्स की बात की जाए, यहां पे अगर गैमेट्स की बात की जाए तो गैमेट्स हमारे कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे? देखिए 76 सीड्स हैं, तो हर सीड को फॉर्म करने के लिए 2 गैमेट होते हैं मेल साइड से। तो मेल गैमेट की बात करूं तो हर पॉलन ग्रेन में 2 गैमेट होंगे, तो 76 इंटू 2 कर दीजिए आप। एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट लेके आता है, तो 76 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 152। तो हमारे मेल गैमेट हो जाएंगे, और फीमेल साइड से केवल 76। तो 152 प्लस 76 228 गैमेट्स होंगे जो इस 56 को सीड्स को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हैसिंथ एंड वाटर लिली? कोई इसका आंसर देना चाहेगा मुझे? सर वाटर हैकिनेस एंड वाटर लिली जो है वो वाटर की सरफेस से ऊपर आके पॉलिनेशन करते हैं। इनमें पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है। वेरी गुड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, वाटर पॉलिनेशन। जो अगर देखो आपने क्या वाटर हैसिंथ और वाटर लिली देखा, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि नहीं यार वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर के थ्रू ही होना है, लेकिन इनका वाटर के थ्रू नहीं होता। ये क्या होगा, जैसे ये वाटर सरफेस है तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर सरफेस से ऊपर ग्रो करते हैं, यहाँ पे ऊपर ग्रो करते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। तो भाई वाटर के सरफेस में यहाँ होते तो चलो मैं मान सकता था कि पॉलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू ड्रिफ्ट होके पहुंच जाते, लेकिन सरफेस के ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन या तो विंड के थ्रू हो सकता है या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। जल्दी बताइए, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल क्यों नहीं हो सकता बेटा? मेहल। तो मतलब सर जितनी भी ग्लैंड्स हैं सबके नाम हमें लिखने हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, मेरे से मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता, और आपने ये आंसर जो दिया है सेमाइनल प्लाज्मा में, आपने प्रोस्टेट क्या सोच के दिया है, मुझे बता सकते हो आप? हाँ जी बेटा बताइए। देखिए इस वाले केस में जो ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है हमारे ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा में, सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन आता है वो सेमाइनल वेसाइकल की तरफ से आता है बेटा। मेजर जो सिक्रीशन है वो आपके जो सेमाइनल वेसाइकल है उनसे आता है, ना कि प्रोस्टेट से। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारे सेमाइनल वेसाइकल का होगा, मेजर।
बाकी ऐसा नहीं है कि सेमिनल प्लाज्मा में और कोई चीज़ नहीं है, इसमें हमारी बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी होंगी, उसके अलावा प्रोस्टेट भी होती है, लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे ज़्यादा सेक्रेशन होता है, वो हमारे सेमिनल वेसिकल की तरफ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a snapdragon plant with violet flower are crossed with another such plant with white flower. The F1 progeny obtained pink flower. Explain in brief the inheritance pattern seen in offspring of F1 generation. ये तो बता सकते हो आप, ये तो बता सकते हो मुझे। जी बेटा। इनहेरिटेंस पैटर्न इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, ठीक है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। फिर और एक काम और कर सकते हो मेरे बेटा मेहल, आपने बोला है सेमिनल प्लाजा, इनमें से आप 2 ग्लैंड भी लिख दोगे तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो सेमिनल वेसिकल के साथ अगर प्रोस्टेट भी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनीवन? है बेटा, देखिए एन्यूप्लॉइडी वाली जो कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि हमारा केवल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब पूरा सेट ना जाके एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। जैसे हमारा 2n+1 वाली कंडीशन बन जाती है या 2n-1 वाली कंडीशन बन जाती है। इस तरीके से मतलब ओनली 1 क्रोमोसोम गेन और लॉस होता है, गेन और लॉस होगा। लेकिन जो पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा सेट, एक होल क्रोमोसोम सेट गायब होगा। तो पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन में क्या होगा, होल क्रोमोसोम सेट लॉस्ट। और यहां पे कंडीशन क्या होती है कि एलोपॉलीप्लॉइड या ऑटोपॉलीप्लॉइड वाली कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स्ट्रा सेट हो जाएगा, या गेन हो सकता है वो या लॉस हो सकता है वो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिडिक्ट द इफेक्ट इफ यूएयू कोड। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। इन्होंने बोला है कि यूएयू कोड ऑफ अमीनो एसिड एट 25th पोजीशन। ठीक है, अमीनो एसिड एट 25th पोजीशन of a polypeptide of 50 amino acid is mutated to UAA। अब इसमें देखो कितना आसान है, इसको ट्रिक कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो उनके अप्रोच थोड़ी सी गलत होती है। आप सबसे पहले ये सोचिए कि यहाँ पे 25वां अमीनो एसिड है, सॉरी 25वीं पोजीशन है, और वो जो पूरी चेन है वो कितने की है, 50 अमीनो एसिड की है। तो अब ये बता रहे हैं कि इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे यूएयू कन्वर्ट हो चुका है यूएए में। तो यूएए क्या है हमारा, स्टॉप कोडॉन। इट इज व्हाट, अ स्टॉप कोडॉन। तो हमारा 24 अमीनो एसिड्स तक तो बनेंगे। ठीक है, 25 वाले में हो गया है म्यूटेशन, तो यहाँ के प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप, और आगे के जो टोटल 50 अमीनो एसिड बनने थे आगे चल के, वो अब नहीं बनेंगे, केवल जो चेन बनेगी वो 24 अमीनो एसिड की बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि ये जो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है ये स्टॉप कोडॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है अब। तो ये इस तरीके से सॉल्व होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस है भाई?
सर प्रो हाँ इंसुलिन में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन होती है हाँ, बॉन्ड, वेरी और गुड। मैच्योर में ए और नहीं, बी होते हैं केवल। ठीक है, वेरी गुड। देखिए प्रो इंसुलिन के अंदर क्या होगा कि ये जो ए चेन है और ये वाली जो बी चेन है, इनके बीच में एक सी पेप्टाइड नाम की चीज लगी होती है। लेकिन मैच्योर इंसुलिन के बीच में क्या होता है, कोई सी पेप्टाइड नहीं होगा और यहाँ पे केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है भाई, जल्दी बताइए। सर राइनोवायरस, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस, ठीक है, आप रेट्रोवायरसेस को यूज कर सकते हैं। और रेट्रोवायरसेस को क्यों यूज करना है, इसका आंसर क्या है, मतलब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, व्हाई वी यूज रेट्रोवायरस या अदर वायरसेस। हाँ जी, देखिए रेट्रोवायरसेस जनरली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और उनके पास क्या है, आरएनए जीनोम है। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेच ही तो भेजना है पूरा डीएनए का सेगमेंट का, या तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन भेजना चाहते हैं, तो छोटे भी होते हैं, इजीली अफेक्ट भी करते हैं और जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं ये, और डिसआर्म मेथड करके इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the three forest, temperate, mangrove, tropical evergreen, is more vulnerable to invasion by outside animal and plant? जल्दी बताइए, कौन से ऐसे जो फॉरेस्ट हैं इन तीनों में से, टेम्परेट में से, मैंग्रोव में से या ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट में से, जो कि ज्यादा वल्नरेबल है एलियन स्पीशीज इन्वेजन से? देखिए, सुनिए, ध्यान से समझिएगा। जो टेम्परेट प्लांट हैं, ये तो कोल्डर एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, ठीक है। जैसे जो अमेरिका का जो पोर्शन है, जो अपर पोर्शन जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टेम्परेट रीजन में आता है। जैसे न्यूयॉर्क वाला रीजन है, वो टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस रहती है एनवायरनमेंट की, ठंड ज़्यादा रहती है। तो जो बाहर के प्लांट्स या एनिमल हैं, वो ऐसी कंडीशन में इजिली एडजस्ट नहीं करेंगे, या और एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अडेप्ट करेंगे तो एकदम अडेप्टेशन नहीं कर सकते। मैंग्रोव्स की बात करूं तो मैंग्रोव्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो खुद के प्लांट्स पहले से उगे हुए हैं, वहाँ वो ऑलरेडी वहाँ अडेप्टेड हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नए प्लांट को आप वहाँ पे ले जाके रखोगे तो वो मर जाएगा, सैलिनिटी इतनी है सॉइल में, तो वो यहाँ पे भी ग्रो नहीं कर सकते। बचे कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, फेवरेबल है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन्हें ना झेलने को मिले, ऐसी जगह पे कोई भी एनिमल या प्लांट आना पसंद करेगा और वहाँ पे कॉलोनाइज करना पसंद करेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया हुआ है, ये असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा। असर्शन एंड रीजनिंग में बोला हुआ है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं यूकैरियोट में वो फंक्शनल नहीं होते। फिर इसका रीजन क्या दिया हुआ है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। तो इसको लेके 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि
इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है क्यों, व्हाई। देखिए पहला वाला पार्ट समझिएगा। हाँ जी बताइए मेहल, बताइए। सर दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, क्योंकि इसमें असर्शन में कहा है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नॉन फंक्शनल है, बिकॉज उनमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। लेकिन इसका ये रीजन करेक्ट नहीं है कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए पे अटैच होता है सर, इस प्रोसेस को तो कैपिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर अगर यहाँ पे हम लोग स्प्लाइसिंग वाली बात करते हैं और स्प्लाइसिंग के बाद हम लोग इसकी बात करते हैं रीजन की, तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे में रिलेट होते, और इसका रिलेवेंस इस टॉपिक से होता जो ऊपर दिया हुआ है। ऊपर जो बात की हुई है, इन्होंने बात की है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यूकैरियोट में वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, गलत नहीं है, नॉन फंक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे अभी जो हमारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो नहीं हुई है। जब वो होगी उसके बाद ये फंक्शनल बनता है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। ठीक है, 5 प्राइम एंड हमारे जो होते हैं एचएनआरएनए पे, उस पे मिथाइल गुआनोसिन की कैप अटैच करवाई जाती है, कैप लगाई जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये और ये जो है ये इस वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों एक डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म है विद लीथल म्यूटेशन may not even develop beyond the zygote stage। ठीक है, रीजन बता रखा है इन्होंने, ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल। तो इसका मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी। लीथल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीथल? व्हाट डू यू मीन बाय लीथल? देखिए इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिज्म विद लीथल म्यूटेशन। लीथल का मतलब होता है कुछ ज्यादा मेजर म्यूटेशन हो रखा है। तो जो ज्यादा मेजर म्यूटेशन हो रखा है, मतलब सपोज करो कोई क्रोमोसोम ही गायब है या कोई पूरे सेगमेंट डीएनए का पूरा गायब हो रखा है, तो वो जाइगोट स्टेज से आगे कैसे ग्रो कर पाएगा? क्यों? क्योंकि हमारी जो जाइगोट में सपोज करो कोई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर ना कुछ होम्योटिक जीन होती हैं, और होम्योटिक जीन अलग अलग पार्ट्स के लिए उनको डिसाइड करने के लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम से मौजूद होती है। तो उसकी बॉडी ही प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी अगर कोई लीथल म्यूटेशन है तो। दूसरा इन्होंने बताया, या फिर पॉलीप्लॉइडी हो चुकी है वहां पे, मतलब पूरा सेट ही गायब हो गया हो या पूरा एक्स्ट्रा हो गया हो, तो जाइगोट प्रॉपरली फॉर्म नहीं करेगा। फिर दूसरा बताया हुआ है ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लीथल। तो ठीक है, अगर जीन म्यूटेशन हो रहे हैं तो वो लीथल होंगे। लीथल का मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी जरूर लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जीन म्यूटेशन के लीथल होने की, और यहाँ पे बात हो रही है कि लीथल म्यूटेशन होने से जाइगोट स्टेज, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये जो म्यूटेशन है इसका कोई नाम नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे बताया नहीं है कि इन्होंने एन्यूप्लॉइडी हुई है या पॉलीप्लॉइडी हुई है। और जीन म्यूटेशन में क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ये अलग हैं, लेकिन स्टेटमेंट दोनों के करेक्ट होंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसमें बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें बोला क्या है, इकोलाई हैविंग पीबीआर 322
with DNA insert at BAM-H1 site cannot grow in medium containing tetracycline। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है इन्होंने रीजन कि रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 is present in TETR region of PBR 322। तो याद कीजिए, ये जब हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर बनाया था, यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर बनाया था, तो यहाँ वाली साइट जो थी PBR 22 में, ये TETR वाली साइट थी, और TETR वाली साइट में यहाँ पे लगा हुआ था BAM-H1। Here BAM-H1 is located। तो जब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को इंसर्ट करेंगे BAM-H1 की साइट पे, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, गलत नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए को लगाऊं इस वाली साइट पे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है अब टीटीआर जीन का, तो अब अगर मैं इसको लेके एक मीडियम में ग्रो करना चाहूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को डालूंगा, तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा। तो पहला वाला जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। फिर दूसरा बोला हुआ है रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 इज प्रेजेंट इन TTR रीजन ऑफ PBR 322। तो ठीक है, रिकॉग्निशन जो साइट है BAM-H1 का वो TTR रीजन में होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दोनों बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे दोनों में एक ही चीज की रिलेटेड बात की गई है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे PBR 322 में दोनों में ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की बात की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कि अ कम्युनिटी विद मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन दैट विद लेस स्पीशीज। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बोला हुआ है मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेसर द वेरिएशन इन टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जितनी ज्यादा स्पीशीज हमारी किसी कम्युनिटी में रहेंगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पे रहेगी, और जितनी लेस स्पीशीज रहेंगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी किसी कम्युनिटी के अंदर रहती है। और दूसरी बात बोली हुई है कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होती है उतना ही लेस वेरिएशन होगा टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं ये एक दूसरे के रिलेट कर रहे हैं या नहीं रिलेट कर रहे। अगर नहीं रिलेट कर रहे और दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट दिए हुए हैं तो आपको असर्शन एंड रीजन दोनों को ट्रू बताना है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। और जहां पे आपको लगता है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है और एक टॉपिक से रिलेटेड बात की गई है, तो आप उसको लिखेंगे कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोला गया है कि इन ओफायरस वन पेटल ऑफ फ्लावर बियर्स एन अनकनी रिजेम्बलेंस टू फीमेल बी। बिल्कुल सही है। ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो वो उस जगह पे साइमल्टेनियस नहीं जी सकते। जैसे दो स्पीशीज हैं,
अगर उन्हें सरवाइव करना है एक एनवायरनमेंट में तो स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग करने के लिए वो एक साथ तो नहीं होंगे, फिर तो लड़ाई हो जाएगी आपस में। अगर सपोज करो कोई फूड है, उसके लिए वो लोग आपस में compete कर रहे हैं, तो compete कर रहे हैं तो उस फूड, पर्टिकुलर फूड के लिए और उसी के लिए वो आमने सामने आ जाए, तो फिर वहां पे कंपटीशन होगा बहुत तकड़ा वाला, मतलब लड़ाई होगी, फाइट होगी, जो जीतेगा वो खाएगा। तो ये क्या करेंगे, एनिमल्स आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपनी फीडिंग हैबिट्स को बदल लेंगे। भाई एक रात को खा रहा है तो तू दिन में खा लो, तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता ये काम। आ रही है बात समझ में? ये अलग अलग टाइम पे होगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग होगी लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होगी। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो करेक्ट है और रीजन गलत है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आएगा, तो बहुत बढ़िया है। तो एक बार रीड कर लीजिए इसे कि द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कैन रिवील चेंजेस इन वाटर इकोसिस्टम more quickly than studying other animals or plants. In fact, for the nymph to the adult stage, the dragonfly has significant positive ecological impact. So dragonfly eggs are laid and hatch in or near water, so their life impact both water and land ecosystem. Once hatched, dragonfly nymph can breathe underwater, which enable them to eat mosquito larvae, other aquatic insect and worms, and even small aquatic vertebrates like tadpole and small fishes in the air. Adult dragonfly capture and eat adult mosquito. The community-wide mosquito control program has that spray insecticide to kill adult mosquito, also kill dragonfly. तो ये तो इन्होंने एक केस आपके सामने दिया। अब आपको क्या करना है, इसके आंसर्स को देना है। तो सबसे पहला इन्होंने आंसर दिया हुआ है, देखिए, द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड, ठीक है, तो इसमें देखिए, import and release an insect pest to new area, provide host for new enemies. नेक्स्ट लिखा हुआ है, import and release of natural enemies from the native home of alien insect pest that had invaded a new area. और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, prevention of natural enemies that are already established in an area. और लास्ट है, use of insecticide to reduce alien insect pest to establish new equilibrium position. तो यहाँ पे किस अप्रोच को हम लोग, अगर हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिजर्वेशन कर लेंगे नेचुरल एनिमीज का, मतलब जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है, क्या प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो प्रेडेटर है वो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, ये ड्रैगन फ्लाई हो जाएंगी, और प्रे हो जाएगा हमारा क्या, मॉस्किटोज। ठीक है, तो मॉस्किटोज को हमारी अडल्ट ड्रैगन फ्लाइज खाती हैं। तो अगर हमें मॉस्किटो को कंट्रोल करना है तो हमें जो इनकी प्रेडेटर है ड्रैगन फ्लाइज इन्हें पालना होगा। जैसे सपोज करो आपको स्नेक्स को किल करवाना है तो आप मंगूज पाल लीजिए, तो मंगूज क्या करेंगे, वहां पे जितने भी स्नेक्स हैं उन्हें एरेडिकेट कर देंगे। तो ये जो नेचुरल रिलेशनशिप होती है, जैसे आपको यहाँ पे बंदर भगाने, तो उस कॉलोनी में लंगूर को पाल लीजिए, तो बंदर वहां पे ऑटोमेटिकली उस लंगूर को देख के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है
ये करेक्ट होगा। Preservation of natural enemies, predator and parasitoids that are already established in an area. आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डिजीजेस दैट लाइकली टू अकर इन अ रीजन विद प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज आर। देखिए जहां पे प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज होंगी वहां पे क्या हो सकता है? लेस लाइकली टू अकर मतलब कौन से डिजीज कम होंगे, नहीं हो सकते। तो हमारे कौन कौन से डिजीज हैं जो नहीं होंगे? भाई मलेरिया एक तो हो गया, क्योंकि मॉस्किटोज को ये खा जाएंगे सारे, तो मलेरिया के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। और यहाँ पे मलेरिया वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन मलेरिया एंड येलो फीवर। आपको बस मलेरिया पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज। ठीक है, हमारे ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को किस तरीके से? तो भाई द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉल्यूटेड वाटर, तो गलत है भाई, पॉल्यूटेड वाटर को नहीं दिखाएंगे। ड्रैगन फ्लाई निम्फ सेलेक्टिवली ईट मॉस्किटो लार्वा, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई डू नॉट कॉज एनी हार्म टू बेनिफिशियल स्पीशीज, ऐसा भी नहीं है। ड्रैगन फ्लाइज बेनिफिशियल स्पीशीज को हमने, इनको तो फूड से मतलब है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचा है, दे हेल्प टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय द वेक्टर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा इस क्वेश्चन में सही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखिए कि द मोस्ट इफेक्टिव स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाइज दैट इरेडिकेट मॉस्किटोज। तो भाई एक तो आपका एडल्ट तो होगा ही होगा, आप सब चारों में ही एडल्ट दे रखा है अब। तो आप फिर स्टेटमेंट पे घूम के वापस जाइए, आप फिर से स्टेटमेंट पे वापस घूम के जाइए और इसको रीड कीजिए कि यहाँ पे और कौन सी स्टेज है जिस पे वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हो, ऑन हैच्ड ड्रैगन फ्लाई निम्फ कैन ब्रीथ अंडर वाटर विच इनेबल देम टू ईट मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट एंड अदर वर्म्स। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई केवल मॉस्किटो लार्वा को ही खाता है, अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट मुझे लग रहा है वो कौन सा होगा हमारा, निम्फ एंड एडल्ट, ये वाला ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग वाला दिया हुआ है। लिखिए, रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाई इन एरिया where there is an outbreak of malarial disease can be an environment friendly method of control. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है इसमें, ड्रैगन फ्लाई आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटो टू रिप्रोड्यूस। देखिए पहला ऑप्शन असर्शन में बोला हुआ है कि जो अगर हम लोग ड्रैगन फ्लाइज हैं उनको किसी एरिया में रिलीज करेंगे तो वो मलेरियल डिजीज को आउटब्रेक करेंगे, तो ठीक है मलेरियल डिजीज हमारे कम होंगे, और वो भी फ्रेंडली तरीके से, क्योंकि हमें कोई भी पेस्टिसाइड या फिर कुछ इस तरीके की डीडीटी टाइप का स्प्रे नहीं करना होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि ड्रैगन फ्लाई आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू रिप्रोड्यूस, भाई वो मॉस्किटोज को रिप्रोड्यूस करने से थोड़ी रोक रहे हैं, मॉस्किटो तो अपना रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू होगा लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए,
फिर से पढ़िए पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये सिकल सेल एनीमिया को लेके है, देखने में लग रहा है मुझे। लिखा हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। पढ़ लीजिए जल्दी से, मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए, पढ़ लिया हो तो आप देखिए इसके क्वेश्चंस को देखिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिकल सेल एनीमिया इज एन, तो भाई साहब ये ना तो एक्स लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो बोथ मदर एंड फादर दोनों ही इस डिजीज को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मदर साइड से भी हो सकता है, फादर साइड से भी हो सकता है। तो इसमें जो डिजीज है ये हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ये सेक्स लिंक नहीं है ना डोमिनेंट है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, if both parents have sickle cell trait then there is कितने % ऑफ चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। भाई अगर दोनों पेरेंट्स के पास सिकल सेल ट्रेट है तो यहाँ पे किस तरीके से चाइल्ड के अंदर कितने % चांसेस हैं सिकल सेल एनीमिया होने के। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फादर साइड से HBS और HBN नॉर्मल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और मदर साइड से भी ये ले रहा हूँ HBS और HBN नॉर्मल ले रहा हूँ, और इसमें क्रॉस करवा देते हैं हम लोग, ये S ये N, इधर S ये N, ये SN SN SN, सॉरी ये वाला SS होगा, सॉरी ये SS होगा, SN और ये N। तो यहाँ पे ये जो SS आया दोनों, तो ये कितने % है, 25% चांसेस होंगे हमारे चाइल्ड को सिकल सेल एनीमिया होने के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने दिया हुआ है कि इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज डैश ऑफ चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। तो अरे ये तो अभी मैंने मिटा दिया, चलो फिर से आप ले लीजिए। मदर फादर को आप देखिए HBS HBN, और ये कोई भी समझ लीजिए, मदर समझ लीजिए, फादर समझ लीजिए, और इनके बीच में आप क्रॉस बना दीजिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्रॉस बना दीजिए। ये S ये N हो गया, ये S हो गया, ये N हो गया, ये S SN SN और ये N। तो कितने % हो जाएंगे भाई हमारे यहाँ पे 50% ऐसे ऑफस्प्रिंग है जिनके अंदर ये ट्रेट मौजूद होगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये 5th वाला क्वेश्चन है। इन्होंने बताया द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ड्रॉन एज कंक्लूजन ऑफ अबव डेटा, केन्या से लिया हुआ है कि द पेरेंट्स विद SCD सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू इन्फेक्ट विद मलेरिया। तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट
जो होता है, जो मलेरिया प्रोन एरिया है, जहाँ पे अफ्रीका का जो मलेरिया प्रोन एरिया है, वहाँ पे प्लाज्मोडियम सिकल सेल जो आरबीसीज हैं उनमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी हमें दोहराए नहीं है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द पेरेंट विद एससीडी आर मोर लाइकली टू इन्फेक्टेड बाय मलेरिया, बिल्कुल गलत है। फिर वो लिया हुआ है इन्होंने, ओवर द ईयर्स द परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग, तो ये आप ईयर वाइज देखिए। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन जो है देखो 1998 में 1233 थे और फिर 1999 में 2523 रह गए, 2523। धीरे धीरे करते हुए अब ये रिड्यूस होता हुआ आ रहा है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ओवर द लास्ट ईयर, तो ये सी ऑप्शन थर्ड वाला भी करेक्ट है हमारा। फिर लिखा हुआ है कि year 2000 show the largest percentage difference between malaria patient with and without SCD। इन्होंने बोला है कि year 2000 में लार्जेस्ट परसेंटेज डिफरेंस आया मलेरिया पेशेंट में विद और विदाउट एससीडी। तो आप ये देखिए ईयर 2000 के अंदर इसमें इन्होंने ये जो दे रखा है ना, जो ब्लैक वाला अंदर पोर्शन दे रखा है ये नो पेशेंट विद एससीडी है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो दे रखा है इन्होंने नो पेशेंट, अरे यार ये तो दोनों ही में नो पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट विद एससीडी है और नंबर ऑफ पेशेंट विदाउट एससीडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक वाला अंदर वाला पोर्शन है इन सब को क्या है, एससीडी है, मतलब सिकल सेल डिजीज है। और बाहर ये जो व्हाइट वाला दे रखा है इनको कोई एससीडी नहीं है, मतलब सिकल सेल डिजीज नहीं है। तो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। उन्होंने बोला है कि लार्ज परसेंटेज डिफरेंस विद एंड विदाउट एससीडी, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए हर साल ही ऐसा है, लगभग इतना ही चलता चला आ रहा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 एंड 3 है ये इसमें करेक्ट होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है जी। अब देखिए आगे वाला पार्ट देखिए। इन्होंने बोला हुआ है स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। तो देखिए जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं या ओरल पिल्स होते हैं भाई, उनका जो उनके अंदर जो हार्मोन है वो या तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, आइदर इट इज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन के अलावा तो क्या लिया जा सकता है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब इन्होंने बोला है प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये किस तरीके से काम करती हैं, और प्रिंसिपल बताना है आपको किसके बेसिस पे, सहेली का एग्जांपल लेते हुए। तो बेटा सहेली ही हमारी कौन सी, ये किसने डेवलप की थी, सीडीआरआई ने, तो याद रखिएगा सीडीआरआई ने डेवलप की है। और ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, और ये हमारा क्या करती है, ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, उन दोनों को नहीं होने देगी। और उसके अलावा ये और क्या कर सकती है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको अल्टर कर देती है,
सर्वाइकल म्यूकस को ये ऑल्टर कर देती है, या उससे क्या होगा, हमारे प्रिवेंट हो जाएगी एंट्री किसकी, ऑफ स्पर्म। स्पर्म अंदर यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो सर्विक्स में ही ये म्यूकस के अंदर ट्रैप रह जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है, कैरियोटाइप ऑफ अ चाइल्ड शोज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो भैया जहां आएगा क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी, तो आप समझ रहे हैं डाउन सिंड्रोम है। आइडेंटिफाई डिसऑर्डर and state the symptoms which are likely to be exhibited in this case। तो भाई ये डिसऑर्डर जो है ये हो तो गया हमारा डाउन सिंड्रोम, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होंगे भाई, शॉर्ट हाइट होगी, ठीक है, शॉर्ट हाइट होगी, ड्वार्फ होंगे, शॉर्ट स्टैचर्ड कह सकते हो आप इसे, स्मॉल राउंड हेड होगा, है ना। उसके अलावा इन लोग की बिग फुरोड टंग होती है। उसके अलावा क्या होगा, पार्शियली ओपन माउथ होगा, पार्शियली ओपन माउथ होगा। उसके अलावा ये फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटली तीनों तरीके से रिटार्डेड होंगे। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेड, ये सारी कंडीशंस इनके साथ रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन फॉर एडवांटेज ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन टू प्लांट। भाई माइकोराइजा का एसोसिएशन जो होता है वो प्लांट्स, माइकोराइजा है क्या, पहली बात तो भाई जो फंगस है वो जो हायर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं उसी को माइकोराइजा कहते हैं। अब माइकोराइजा करता क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, ये एक तो एब्जॉर्ब कर सकता है हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट को, जिसमें फास्फोरस मेजर न्यूट्रिएंट होगा, और उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं एब्जॉर्ब करके। उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे जैसे रूट में बॉर्न जो पैथोजन है, जैसे सपोज करो कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, वो रूट वाले पार्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर वहां पे माइकोराइजा जो फंगल एसोसिएशन अगर वहां पे रहेगी, तो गलती से भी कोई वायरस या बैक्टीरिया उस वाले पार्ट, जो रूट वाला पार्ट है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट की ओवरऑल हाइट ग्रोथ करवाते हैं। तो ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ। और लास्ट में ये टॉलरेंस बढ़ाते हैं, दे विल एनहांसेस टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए, ड्रॉट और सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द competency of bacterial cell membrane to take up foreign DNA। भाई हम लोग कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं किसी बैक्टीरियल सेल को, तो याद है आपको कुछ मेथड, एक हीट शॉक मेथड था या डाइवेलेंट कैटायन मेथड था, तो उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप हीट शॉक मेथड को और जो डाइवेलेंट कैटायन मेथड है, जो कैल्शियम कैटायंस थे, डाइवेलेंट कैटायंस थे, उनसे जो ट्रीट कर रहे थे उसको बता देंगे, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो अपटेक कर सकता है फॉरेन डीएनए को, इजीली कर सकता है। नेक्स्ट पूछ रखा है कि व्हाट आर, ये और पार्ट में पूछा है कि व्हाट आर बायोरिएक्टर्स एंड हाउ आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर मेंटेन्ड एंड प्रोसेस्ड इन देम। तो आपको बताना है कि जो बायोरिएक्टर होते हैं ये बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं, और इनके अंदर हमारा जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर किया जाता है,
ये हमारे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें ये ऑप्टिमल कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करवाते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल डालेंगे, बैक्टीरिया उसे यूटिलाइज करेगा और किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ये फॉर्म करने में मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें आप बायोरिएक्टर के बारे में इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म। तो भाई आपको राइजोपस से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है प्यूरेस्ट फॉर्म में, तो आपको राइजोपस को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा राइजोपस क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, आजकल बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राइजोपस क्या है? एक फंजाई है, और फंजाई की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन। तो काइटिन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काइटिनेज डालना पड़ता है। जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है तो आप क्या करेंगे? लाइजोजाइम डालेंगे। प्लांट सेल के लिए आप सेलुलेज डालेंगे। इसी तरीके से राइजोपस जो है वो एक फंजाई है, तो फंजाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काइटिनेज का यूज करना पड़ेगा, और काइटिनेज उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा या उसको मतलब इजीली ब्रेक डाउन कर देगा। उसके अलावा फिर हम बाद में क्या करते हैं, किसी भी चीज को, सेल वॉल को तो हमने तोड़ दिया बाहर से, जैसे ये कोई फंजाई था, फंजाई की बाहर वाली वॉल थी जो सेल वॉल है, ये काइटिन की बनी हुई है, इसको हमने डाइजेस्ट कर दिया। अब अंदर हमारे डीएनए भी है, डीएनए के साथ साथ हमारे प्रोटीन्स भी होंगे, यहाँ पे आरएनए भी होंगे। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग आरएनएज का यूज करेंगे, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हम प्रोटीएज यूज करेंगे, प्रोटीएज को यूज करेंगे। ठीक है। और फाइनली जब हम लोग इसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे तो हमारा डीएनए प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा और एक लेयर बना लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्टिकी एंड्स? ठीक है, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जब भी हमारे रिकॉम्बिनेंट कह रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, वो डीएनए को हमेशा कट करते हैं सेंटर से अलग। ठीक है, और उस पर्टिकुलर साइट को हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। तो जो पैलिंड्रोमिक साइट है वहां पे जब वो कट कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ हमारे जो ओवरहैंग रीजन बच जाता है, दे विल लीव सम सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। तो इन्हीं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं। और ये स्टिकी एंड इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉरेन प्रोटीन है, मतलब जो फॉरेन प्रोटीन कह रहा हूँ, जो फॉरेन डीएनए है, उस फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम डीएनए लाइगेज डाल के, जैसे सपोज करो ये हमारा एक पैलिंड्रोम बना रहा हूं आपके सामने, GAATTC। यहाँ पे G को कट कर दिया, यहाँ पे इसको कट कर दिया, तो ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंस ये यहाँ से निकल जाएगा। आप इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये जो सीक्वेंस बचा ये हमारे क्या बचे? स्टिकी एंड बचे, ये इजीली बाइंड कर सकते हैं। तो ये C भी, अगर ये जहाँ पे भी जाएगा C, ये G के साथ बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इधर G C के साथ कर सकता है, या ये वाला जो C है ये G के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है आगे चल के। तो हम लोग जिस भी, जैसे सपोज करो ये हमारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एक वेक्टर में, तो उसमें भी ऐसा ही एग्जैक्ट साइट होगा और उसमें हम इसे इंसर्ट कर देंगे। तो ये इंसर्ट क्यों हो पाएगा? क्योंकि स्टिकी एंड्स होंगे और स्टिकी एंड इजिली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं लाइगेज की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो देखिए,
कैंसर के अंदर क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं उनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन हो जाने की वजह से कैंसर होता है। तो पीसीआर क्या कर सकता है, उन म्यूटेशंस को पता करने में मदद कर सकता है। और केवल कैंसर ही नहीं, बहुत सारे अदर बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस जब वो अपनी मिनिमम कंसंट्रेशन में होंगे, उन सब को डिटेक्ट करने में ये पीसीआर मदद करेगा। तो you can easily find out mutation or any disease in early stages। क्यों? क्योंकि अगर लेटर स्टेजेस में आप किसी भी डिजीज को पता करेंगे तो तब तक उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो उस टाइम पे पीसीआर काम मतलब पीसीआर करवा लो चाहे कुछ भी करवा लो, जो डिजीज है वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुका होगा। अगर आपने अर्ली स्टेज पे उस डिजीज को पता कर लिया तो आप इजीली उसे डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपको बताना था इसमें। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ एडवांस एक्स-C2 कंजर्वेशन टेक्निक असिस्ट इन प्रिजर्विंग थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपको बताना है कि कैसे एडवांस एक्स-C2 कंजर्वेशन टेक्निक असिस्ट कर सकती हैं प्रिजर्व करने में थ्रेटेंड स्पीशीज को और प्लांट स्पीशीज को। तो हमारे कुछ टेक्निक्स हैं एक्स-C2 कंजर्वेशन में, कौन कौन सी हैं। एक तो आपने क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम सुना होगा, जैसे सीड बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन, और एक आपने जर्म प्लाज्म का नाम सुना होगा, जर्म प्लाज्म का। तो ये हमारी एडवांस टेक्निक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी भी कोई भी XYZ हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट के होल टिश्यूज को पूरी बॉडी के या उसके किसी भी एक पार्ट को हम लोग कंजर्व करके रख लेंगे, और इन फ्यूचर जब भी हमें उस प्लांट के नए ऑफस्प्रिंग बनाने हैं तो टिश्यू कल्चर करके हम लोग उसके टिश्यूज को एज ए एक्सप्लांट यूज करेंगे, और वहां पे हम लोग बहुत सारे नए प्लांटलेट्स को तैयार कर लेंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरफेरेंस कंपटीशन, गिव वन एग्जांपल दैट सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर। तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब जान लीजिए। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था कि दो स्पीशीज हैं, सपोज करिए मैं हूं और आप लोग हो। तो आप लोग और हम एक साथ रहते हैं, आपकी डाइट की कैपेसिटी है 10 चपातीज और मेरी 15, और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जो मेरी फीडिंग एफिशिएंसी है, मैं आपके साथ खाने बैठूं, आप इतने 2 रोटी भी ना खा पाओ और मैं आपके भी हिस्से की 8 रोटियों को खा जाऊं, तो मेरी फीडिंग एफिशिएंसी क्या है, आपकी आपसे बहुत ज्यादा है। तो ये उससे क्या होगा, जो आपकी फीडिंग एफिशिएंसी है वो इनहिबिट होगी या इंटरफेयर होगी मेरे होने से। तो ऐसे ही क्या होता है कि दो स्पीशीज हैं, दोनों स्पीशीज में एक की फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और दूसरे वाले की फीडिंग एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, इंटरफेयर हो रही है बिकॉज ऑफ इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। और ये रिसोर्स के लिए भी हो सकती है, फूड के लिए भी हो सकती है, स्पेस के लिए भी हो सकती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो इन्होंने पूछा है दूसरे वाले पार्ट में, वो क्या है कि एक अबिंडेंट टॉर्टोइस थे, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कैसे एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि हमने गोट को जब इंट्रोड्यूस कराया गैलापागोस आइलैंड पे, तो गोट्स की जो फीडिंग एफिशिएंसी थी ग्रास को खाने की वो बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से उनका जो टॉर्टोइस थे उनका हैबिटेट खत्म हो गया। उसके अलावा और एग्जांपल्स अगर आपको देना है तो ब्रनैकल का आप बता सकते हो कि जो हमारे लार्ज ब्रनैकल थे बेलेनस, उन्होंने डोमिनेट किया एक इंटरटाइडल कोस्टल एरिया में और एक्सक्लूड कर दिया छोटे ब्रनैकल को, जिन्हें हम लोग कैथेमेलस कहते हैं। तो फीडिंग एफिशिएंसी ब्रनैकल जो थे बेलेनस उनकी ज्यादा थी और कैलामेथस की, कैथेमेलस की कम थी। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है क्वेश्चन 25 देखिए कि द ट्रॉपिकल रीजन्स आर लाइकली टू हैव मोर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
देन द टेम्परेट वन गिव टू रीजन। तो आप अच्छे से जानते हो कि ट्रॉपिकल रीजन्स टेम्परेट रीजन से ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों रखते हैं। देखिए, सबसे पहला आंसर तो ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होंगे, उन ट्रॉपिकल रीजन में हमारा स्टेबल कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेट रीजन में कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं हो पाया और स्पीशीज वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाई। उसके अलावा जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे इतना ज़्यादा सनलाइट नहीं आता जितना कि ट्रॉपिकल रीजन पे आता है, जिसकी वजह से बायोमास प्रोडक्शन भी ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल और कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, ये लेस सीजनल रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीशीज यहाँ पे रहना पसंद करेंगी। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है टेम्परेट रीजन से मुकाबले, ठीक है। इसके रीजंस मैंने आपको लिखा रखे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि a fully developed fetus initiates its delivery from mother womb. Justify the statement. कि एक fully developed fetus है वो किस तरीके से अपनी डिलीवरी को इनिशिएट करेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो आपका पार्चुरेशन है उसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है कि जब जैसे ही कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड होगा मदर का उसका फीटस का, तो फीटस और जो प्लासेंटा है ये दोनों मिलके एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तैयार करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। मैटरनल पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन है वो आएगा और यूट्राइन मसल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस कराएगा। और जैसे ही और ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएंगे और लगातार ऑक्सीटोसिन की होने की वजह से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बनते चले जाएंगे और फाइनली हमारा एक्सपल्शन ऑफ बेबी हो जाएगा आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि how would you find out the genotype of pea plant with violet flower? Explain with the help of Punnett square showing the cross. आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको भाई साहब टेस्ट क्रॉस करके दिखाना है। आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना है। आप किस तरीके से शो करेंगे, आप वॉयलेट फ्लावर के लिए कैपिटल वी ले लीजिए, ठीक है। और आपको ये बताना है पी प्लांट विद अ वॉयलेट फ्लावर, तो आपको ये बताना है कि कैपिटल बी है या कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो आप इसे क्रॉस कर दीजिए होमोजाइगस रिसेसिव से। अगर चारों के चारों प्लांट हमारे वॉयलेट आ रहे हैं तो उसका जीनोटाइप ये है, और अगर 50-50% आता है 50-50% आता है तो उसका जो जीनोटाइप है वो ये होगा। बहुत आसान सा है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने कि डिफाइंड फ्लोक्स एंड स्टेट देयर इंपोर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि फ्लॉक्स है क्या। देखिए फ्लॉक बेटा क्या होते हैं हमारे, ये ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें डिकम्पोजर्स और माइक्रोब्स जो थे वो सराउंड हो जा रहे थे स्लाइम से। तो इनका काम क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर्स को सेपरेट कर देते हैं वेस्ट वाटर से, ठीक है। और यही फ्लॉक्स आगे चल के सेटल डाउन हो रहे थे सेकेंडरी टैंक में, और उसकी वजह से हमारा सेकेंडरी जो स्लज फॉर्म हो रहा था वो हो जाएगा। और फाइनली उनमें से कुछ हमारे जो फ्लॉक्स थे उनको हम यूज कर रहे थे, और यूज करके एज अ इनोकुलम, जो इनिशियल टैंक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इनोकुलम के तौर पे इन्हें यूज किया जा रहा था और इनसे वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा रहा था। तो ये कुछ पार्ट है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई ऐसा ना बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा।
ठीक है, बाकी अभी मैं देखता हूँ आपके और कुछ अच्छे पेपर्स मेरे को इस ईयर के मिलते हैं तो वो सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। और आप भी नए अलग अलग क्वेश्चंस देखिएगा, और क्वेश्चन कोई ना हो पाए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको भी वो सॉल्व करवाऊंगा मैं, और साथ में जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी देख पाएंगे अलग अलग क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नए नए क्वेश्चन लाइएगा, जिससे कि सबका भला हो, ठीक है। आपका तो हो ही हो, साथ में सारे बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा अलग हो, अगर कहीं भी आपको लगता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगा। आज हमने जो है लगभग आपके क्वेश्चन 28 क्वेश्चंस हैं, इन्हें इनके बारे में डिस्कस किया है। इसके आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। और तैयार करके आइएगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग आंसरिंग करेंगे तो। और बाकी अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।